शाहदरा जिले के ऑपरेशन यूनिट ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। महिला से लूटी थी स्कूटी, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़े गए बदमाश। दिल्ली दंगे के एक आरोपित को पकड़कर डूमा कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। आरोपी सोनू सैफी पर लगे हैं बहुत गंभीर आरोप। 2020 में राहुल सोलंकी की गोली मारकर कर दी थी हत्या। शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ टीम ने घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार। अपनी पत्नी को किया था आग के हवाले। अब न्यायालय में किया जाएगा पेश। G20 समिट के मद्देनजर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। 4 दिन बंद रहेंगी सभी अदालतें। 11 तारीख को सुनाए जाएंगे ऑर्डर। ₹200 सस्ता सिलेंडर या ₹900 का अभी भी महंगा सिलेंडर, जनता की क्या है राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। फिल्मी स्टाइल में महिला की स्कूटी लूटने वाले 2 बदमाशों को शाहदरा जिले के ऑपरेशन यूनिट ने 20 किलोमीटर में लगे 250 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक और लूटी गई स्कूटी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इमरान और समीर के तौर पर हुई है। दरअसल 30 अगस्त को आनंद विहार इलाके में एक महिला ने स्कूटी लूट की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पीड़िता ने बताया कि वह अपने ऑफिस से घर जा रही थी, तभी 2 लड़के दौड़ते हुए आए और उन्होंने बंदूक दिखाकर उनकी स्कूटी लूटकर फरार हो गए। पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वहां की एक सोसाइटी में मौजूद एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उन्होंने 2 संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार तेजी से भागने लगे। इस दौरान बाइक चालक ने नियंत्रण खो दिया और बाइक पलट गई। बाइक मौके पर छोड़कर बदमाश पैदल ही भागे और कुछ ही दूरी पर स्कूटी से जा रही महिला को बंदूक दिखाकर उसकी स्कूटी लूट ली और फरार हो गए। जांच की गई तो मौके से बरामद बाइक चोरी की निकली। जिला पुलिस ने जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में शामिल होना स्वीकार कर लिया है। दोनों बदमाश पेशेवर अपराधी हैं। आरोपी इमरान के खिलाफ पुलिस आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह भजनपुरा थाने का घोषित अपराधी है। तकरीबन 8 साल जेल में रह चुका है, जबकि समीर के खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली दंगे में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलिस परमाचल के कोर्ट ने कहा कि आरोपित सोनू सैफी पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं। दयालपुर थाना क्षेत्र में महालक्ष्मी एनक्लेव पाल डेयरी वाली गली के पास दंगाइयों ने 24 फरवरी 2020 को बाबू नगर निवासी राहुल सोलंकी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में 8 लोगों पर आरोप तय हो चुके हैं। उनमें से एक आरोपित सोनू सैफी ने जमानत के लिए अर्जी दायर की है। इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान उसकी ओर से उसके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में रहते हुए 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है। पहले हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद परिस्थितियों में भी बदलाव आ चुका है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपित वहां दंगे में पूरी तरह सक्रिय था, जहां राहुल सोलंकी की हत्या कर दी गई थी। आरोपित के मोबाइल की लोकेशन भी घटनास्थल की पाई गई थी। उसके पास से पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद हुए थे। यह भी बताया गया कि इस कोर्ट से आरोपित की अर्जी पहले भी खारिज हो चुकी है। दूसरी अर्जी उसने खुद वापस ले ली थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक घोषित अपराधी विशाल तोमर को गिरफ्तार किया है, जो अदालती कार्यवाही से बच रहा था। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 174A के तहत मामला दर्ज किया गया था। फर्श बाजार के एक मामले में यह भगोड़ा घोषित हुआ था। इस आरोपी ने अपनी पत्नी को आग के हवाले भी किया था। स्पेशल स्टाफ की टीम को इस अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया था। तुरंत इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने विशाल तोमर से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ की और उसके गांव में स्थानीय पूछताछ करके उसके परिवार के मोबाइल नंबर ढूंढ निकाले। सभी जुड़े नंबरों की CDR का विश्लेषण किया गया और तकनीकी कोड पर काम करते हुए टीम ने अलीगढ़ यूपी में जाल बिछाया और आरोपी विशाल तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
G20 समिट की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 तारीख को कोर्ट बंद रखने का फैसला किया है। 9 और 10 तारीख को भी कोर्ट बंद रहेंगी, क्योंकि 9 और 10 तारीख को शनिवार और रविवार है, जिस पर आमतौर से कोर्ट बंद रहती है। अगर कोई जरूरी केस है तो उसकी वीडियो कॉल पर हियरिंग की जाएगी। इस पर कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है कि 7, 8, 9 और 10 को कोर्ट को क्लोज कर दिया जाएगा। कुछ वकीलों ने अनुरोध किया है कि अपने अपने क्लाइंट को भी बताएं कि कोर्ट 7 तारीख को भी बंद रहेगा। जो ऑर्डर 8 तारीख को दिए जाएंगे या फिर रिजर्व रखे गए हैं, और जितने भी ऑर्डर हैं वे 11 तारीख को सुनाए जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि G20 की मीटिंग होने वाली है इंडिया में, जो कि 8, 9, 10 के लिए रखी गई है, और जिसकी वजह से न्यू दिल्ली पूरा क्लोज कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। G20 की मीटिंग की वजह से हमारे कोर्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं, जो कि 7th, 8th, 9th और 10th के लिए क्लोज कर दिए गए हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट का अभी अभी ऑर्डर आया है कि 7th, 8th, 9th, 10th के लिए कोर्ट क्लोज कर दिए जाएंगे। ट्रैवलिंग करने वाले लोग होंगे उनकी थोड़ी क्वांटिटी कम रहेगी, और मीटिंग G20 की मीटिंग के लिए भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और हम लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी है, वरना ट्रैफिक्स होगा। अगर रूट डाइवर्ट्स होंगे तो ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक की वजह से लिटिगेंट्स को, एडवोकेट्स को भी प्रॉब्लम होगी। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन पास किया गया है, जिसमें 8 सितंबर यानी फ्राइडे को एक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के लिए और सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। सिक्योरिटी को नज़र में रखते हुए और अननेसेसरी लॉजिस्टिकल इश्यूज अवॉइड करने के नज़रिए से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। इस अवकाश यानी हॉलीडे से हुई पेंडेंसी को कंपेंसेट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर अपने लिए वर्किंग रखा है और 9 दिसंबर से भी ट्रायल कोर्ट्स के लिए वर्किंग रखा है। इसके अलावा जितने भी केसेस में ऑर्डर्स और जजमेंट्स रिजर्व्ड हैं 8 सितंबर के लिए, उन सभी केसेस को 11th यानी मंडे के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने 8 सितंबर की छुट्टी की सूचना दी है। यह हमारे मेहमानों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। मैं अपने सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि अपने क्लाइंटों को इसके बारे में सूचना दें। पता सबको है कि जनता अब महंगाई झेल नहीं पा रही है। 3 साल से हर चीज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उसकी कीमत पाताल में चली गई है। रक्षाबंधन से ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने देशवासियों को महंगाई पर बड़ी राहत दी। दरअसल सरकार ने LPG गैस सिलेंडरों पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई, यानी अब एक सिलेंडर 1100 की जगह 900 रुपए का मिलेगा। दूसरी ओर PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मार्च 2023 में दी गई 200 रुपए की सब्सिडी के अलावा और 200 रुपए की राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कि जनता की इस पर क्या राय है। देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती कर दी है। इसके तहत देश में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 200 रुपए घटा दी गई है। अब तक राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए थी, लेकिन 200 रुपए की छूट मिलने के बाद अब ये सिलेंडर दिल्ली में 903 रुपए में मिल रहा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की अगर बात की जाए तो उन्हें कुल 400 रुपए की छूट मिली है, और इसके साथ ही दिल्ली में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी डबल होने के बाद ये महज 703 रुपए में मिल रहा। देखिए, जितने लोग उतना नज़रिया। हमारे नज़रिए में 200 रुपये अगर कम हुए हैं तो ये एक बहुत अच्छी बचत है गरीबों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और ज़रूरी है, चाहे वो 1500 का भी सिलेंडर होगा लेना ज़रूरी है। जितनी उसमें राहत हो जाएगी जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आजकल तो ज़्यादातर एरिया में IGL चलता जा रहा है, जो सिलेंडर से बहुत कम खपत में पड़ रहा है। तो धीरे धीरे वही हालात आ जाएंगे कि सिलेंडर बंद हो जाएंगे और IGL ही चलेगा, जो चीप एंड बेस्ट पड़ेगा। मेरी नज़रों में ये ठीक है, जितनी खपत उतना ही कम से कम हो उतना अच्छा है। राजनीति से सिलेंडर के पैसों को जोड़ना मेरी नज़रों में बिल्कुल गलत है। मौके और माहौल को देख के ही सरकारें निर्णय लेती हैं, और उन निर्णयों को आपस में संबंध जनता का काम है बनाना। और अगर रक्षाबंधन पे तोहफे के तौर पे इतनी बड़ी बात कही गई है तो मेरी नज़रों में बहुत अच्छा तोहफा है अपनी बहनों के लिए, जो ज़्यादातर रसोई चलाती हैं, और सारा खर्चा रसोई के ही डिपेंड करता है सिलेंडर से भी। तो बहुत अच्छा तोहफा है। कोई लोग दे रहे थे 1105 रुपये, अब 200 रुपये में क्या होगा? कुछ होगा? 200 रुपये में कुछ भी नहीं होगा। जब थी पिछली कुछ सरकारें थी 15 साल 10 साल पहले, जो 416 रुपये का सिलेंडर था, तो सब लोग 10-10 रुपये करके इकट्ठे कर लेते थे। हाँ भी 416 का है तो महीने में इकट्ठे कर लेते थे, तो लोग ले लेते थे, गरीब भी ले लेता था, अमीर भी ले लेता, सब ले लेते थे। तो ये सरकार अब राजस्थान में 500 रुपये का है। अब बताओ कितनी राहत हुई? राहत नजर आती है? नहीं, कोई भी राहत नहीं है। क्या फ़ायदा है? महंगाई तो महंगाई है सारी जगह।
सरकार ने साथ ही घरेलू एलपीजी पर इंपोर्ट ड्यूटी और एग्री और इंफ्रासेंस में 15% से घटाकर 0 कर दिया है। निजी कंपनियों के एलपीजी आयात करने पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी और 15% एग्री और इंफ्रासेंस लगता था। 200 रुपए कम होने से जनता को काफी राहत मिली है। 900 भी महंगा है और कम होने चाहिए। वैसे तो इन्होंने इतने दिन से बढ़ाए जा रहे थे, अब इन्होंने 200 रुपए कम करे हैं। राजस्थान में तो 500 का दे रहे हैं वो लोग, यहाँ तो अभी भी ज़्यादा है 900 रुपये। तो यहाँ पे भी 500। ये तो राजधानी है, राजधानी में तो और कम होना चाहिए। हर रसोई में चूल्हा जलता है, खाने के लिए तो सबको ही चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो बहुत अच्छा करा, और कम करना चाहिए इनको, 500 रुपये से भी कम कर दें। मेरी केंद्र सरकार से ये प्रार्थना है। 200 रुपये सस्ता सिलेंडर करा है। हाँ, तो 200 रुपये सस्ता सिलेंडर राहत देता है जनता को, या 900 रुपये का सिलेंडर अब रेट है वो अभी भी महंगा है? अब भी महंगा है। तो जो कम हो जाए वही सही है भाई। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो पंचर लगा मैं सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, जब 2-4 रुपये कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो गई है। दाम कम होने पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि दामों में कमी फेस्टिवल की वजह से लाई गई है, लेकिन विपक्ष से वोट बटोरने की राजनीति बता रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी थी 2014 में, तब गैस का सिलेंडर मात्र 400 रुपए का बिका करता था। आज वो सिलेंडर बढ़ के 1200 रुपए हो गया है। अब 1200 रुपए के सिलेंडर में 200 रुपए की छूट दे भी दी तो छूट नहीं है, ये तो लोगों की जेब पे डाका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, 2024 में परेशान जनता के गुस्से को 200 रुपए की सब्सिडी से कम नहीं किया जा सकता। इस पूरे मसले पर हमने बैठक के जरिए जनता से बात की। जनता की मिलीजुली राय सामने आई। जनता का कहना है कि 200 रुपए कम ही हुए हैं, लेकिन 903 रुपए भी अभी काफी ज्यादा है। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि दाम से फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि दाम कम होने से काफी राहत मिली है। सीसीएन लाइव की ये खास रिपोर्ट। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर आर.ए. गीता भारती स्कूल में 34वें खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया, जो कि 3 दिन तक चला। इस कार्यक्रम में तकरीबन 500 बच्चे और 30 स्कूलों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में कई तरह के गेम्स आयोजित किए गए और आज आखिरी दिन उन सभी विजयी बच्चों को पुरस्कार दिए गए। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलकूद भी सीखने को मिलता है, साथ ही उनकी फिजिक भी ठीक रहती है और एक कंपटीशन की भावना के साथ खेलकूद में हिस्सा लेने से जीतने की भी ललक रहती है। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। और आज का जो कार्यक्रम है ये बच्चों के खेलकूद और इससे संबंधित है। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे भारत है कहीं ना ओलंपिक खेलों में अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, हम चाइना यूएसए उन कंट्री से पीछे है। तो इसके निर्माण में ऐसी जो प्रतियोगिताएं हैं, क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं, जब बच्चे खेलेंगे और जब हम जो गुरुजन हैं जो उन जो प्रतिभाओं को पहचान के उसको तराशेंगे, तो ज़रूर मुझे लगता है कि आगे जो एक भविष्य के लिए ये एक निवेश है। और इसके साथ साथ बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो तो रहता ही है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और खेलने के साथ साथ बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता में 3 दिन से भाग लेने हैं। 3 दिन पहले क्या था, तो मेजर ध्यानचंद उनका जन्मदिन पर हम खेल दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में बनाते हैं। तो उनके जन्मदिन से ये आवासीय कार्यक्रम रहा। सब भैया बहनें, टीचर, अध्यापक, प्रबंधक सब यहीं पर रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सोच है, विजन है खेलो इंडिया। इसी मध्य उन्होंने सभी विद्यालयों के बच्चों को कहा है खेल में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए हमारी हिंदू शिक्षा समिति ने ये निर्णय लिया जो अपने विद्यालय उन बच्चों का कंपटीशन कराया जाए, एथलेटिक कराई जाए। तो हमारे यहाँ 35 विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया और जिस तरीके से आपने देखा 1 तारीख, 2 तारीख और आज 3 तारीख, 3 दिन कंटिन्यूसली ये अपना अनूठा कार्यक्रम पहली तरीके का है जो रेजिडेंशियल है। जैसे होता है आज तक रेजिडेंशियल प्रोग्राम इतनी हमारी एज होगी, मैंने नहीं देखा कि गेम्स ऐसा रेजिडेंशियल स्कूल लेवल पर हुआ हो। देखिए ये 3 दिन का खेल कूद का कार्यक्रम था और इसके अंदर हमारे जो बच्चे, हमारी जो बच्चियां हैं सुबह 5 बजे उठती हैं, रात को 10 बजे तक सारी और सब लोगों की जो है इसमें कार्यशैली और कर्म क्षेत्र रहा है। और इसमें खेल को बढ़ावा देने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है
कि खेल को प्रोत्साहन देना चाहिए, ये उसका एक हिस्सा है। और आर गीता स्कूल जो है ये हमारी लोकसभा के अंतर्गत सबसे बढ़िया स्कूल है और इस स्कूल के अंदर बहुत से निकल कर IAS अधिकारी, IPS, दानिश सर्विस में और इस स्कूल ने भारतवर्ष में एक मुख्यमंत्री भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये स्कूल इस तरीकों को खेल को बढ़ावा दे रहा है। प्रीत विहार स्थित MTNL की बिल्डिंग के सामने की रोड इस समय कूड़ा घर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ की सड़क पर काफी दूर तक कूड़ा पड़ा रहता है। आसपास के लोगों के साथ साथ ठेकेदार भी यहाँ कूड़ा और मलबा डालवा देते हैं, जिससे कि सड़क पर कंस्ट्रक्शन का मलबा भी पड़ा रहता है और सड़क पर जाम लगता है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि यह रोड पहले ही इतनी व्यस्त रहती है, उस पर आधी सड़क मलबे से तब्दील हो चुकी है, जिससे और ज्यादा जाम लगता है। साथ ही यहाँ लाइटें भी पूरी व्यवस्था नहीं रहती है, जिससे अंधेरे की आड़ में भी लोग मलबा यहाँ डाल जाते हैं, जिस पर प्रशासन भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है, एम्बुलेंस जाने में दिक्कत होती है, एक रोड आ रहा है एक रोड जा रहा है, बहुत दिक्कत होती है। यस हाँ, नहीं 2 पे है ये, एक आ रही है एक जा रही है। पेट्रोल पंप है, स्कूल है और भी जगह है यहाँ पे। हाँ जाम तो लगता है यहाँ पे। रात को हाँ इक्का दुक्का लाइट तो जलता है, थोड़ा बहुत रोशनी होता है, आने जाने लाइक अंधेरे में डालते हैं, वैसे किसी को पता चलता नहीं है। कोई टेम्पो वाला आया था, ठेली वाला आया था, डाल कर चले जाते हैं। सफाई 2-3 बार हुई है, जब इलेक्शन वगैरह होता है या फिर कोई नेता वेता ऐसा जाता तभी सफाई होता, नहीं तो कोई कभी होता नहीं सफाई। शाम के टाइम आके देखो आप 6-6:30 बजे यहाँ पर एनी टाइम जाम लग रहता है। इधर से भी ट्रैफिक जाम होता है, उधर से भी। पता नहीं कितने साल हो गए मैडम, कोई साफ नहीं करता इसे। अगर उड़ता तो ये हाल होता, कभी साफ भी होता है तो पब्लिक डाल देती दोबारा, या कुछ गाड़ी वाले डाल जाते हैं, जैसे बाइक में लेके निकलते हैं वो डाल के फेंक के निकल जाते हैं ऐसे। नहीं जाम तो इस रोड पे इसकी वजह से नहीं लग रहा होगा, मगर कूड़ा तो अच्छा नहीं लगता ना। G20 को लेकर दिल्ली में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। हर रोज G20 को लेकर कोई ना कोई नई खबर या कोई राजनीतिक विवाद सामने आता रहता है। अब इस कड़ी में देश की सबसे बड़ी लोक अदालत की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि लोक अदालत 9 सितंबर को लगनी थी, लेकिन G20 सम्मेलन को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है कि नेशनल लोक अदालत अब 10 अक्टूबर को लगेगी, क्योंकि G20 की वजह से दिल्ली में 8, 9 और 10 तारीख को कोर्ट बंद रहेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन मिलाप के तहत दयालपुर पुलिस के व्यापक प्रयासों और तुरंत कार्रवाई से 3 लापता बच्चों को कुछ घंटों के भीतर ढूंढने में सफलता मिली और सभी को ऑपरेशन मिलाप के तहत सुरक्षित रूप से उनके परिवारों से मिला दिया गया। एक बच्चा 2 साल का था और दूसरे 2 बच्चे लगभग 8 साल के थे। उनमें से 2 दोस्त हैं जो ट्रेन के गाजियाबाद पहुंचे। उन्हें गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से ढूंढा गया। वहीं पुलिस टीम के ऐसे प्रयासों और सूझबूझ से न केवल परिवार के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान आई, बल्कि एक संभावित हादसा भी टल गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां मंदिरों में शुरू तो हो गई हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर किस दिन जन्माष्टमी मनाई जाए, क्योंकि इस बार 2 दिन की जन्माष्टमी बताई जा रही है। इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए यशपाल जी ने बताया कि शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों के अनुसार देखा जाए तो कृष्ण जन्मोत्सव का व्रत 6 सितंबर को ही रखना शुभ है। बेशक जन्मोत्सव किसी भी दिन मनाया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। 6 सितंबर की जन्माष्टमी का विधान है। शास्त्र विधि के अनुसार 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। उत्सव आप किसी भी दिन मनाएं, लेकिन व्रत रखने का नियम होता है रात्रि के 12 बजे अष्टमी हो, रोहिणी नक्षत्र हो, वो अष्टमी मान्य होती है। और 6 तारीख को रात के 12 बजे अष्टमी भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है। इसीलिए जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 6 सितंबर को ही रखना चाहिए। 7 तारीख को दोपहर तक अष्टमी है, सुबह तक रोहिणी नक्षत्र है, यानी 7 तारीख को रात में ना तो अष्टमी है और ना ही रोहिणी नक्षत्र है। इसलिए जो व्रत का नियम है वो 6 तारीख का बनता है। तो आप लोगों को सभी को 6 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए। रात्रि में 12 बजे भगवान का विधिवत 1650 से पूजन करना चाहिए। उनको पंचामृत से स्नान कराएं, उनको सुंदर वस्त्र पहनाएं, उनको झूले में बिठा करके झुलाएं, गोपाल जी की आरती करें। भारत सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अंशदान के रूप में देश के हर घर से एक चुटकी मिट्टी या 5 दाने चावल के एकत्रित करके उसको दिल्ली में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े अमृत वन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसी उद्देश्य से पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के हर घर से मिट्टी और चावल के कुछ दाने लाए गए ताकि लोग देश से जुड़े रहे। जिला अध्यक्ष संजय गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया गया कि अमृत काल में बनने वाला यह अमृत वन देश की एकता, अखंडता और संस्कृति का प्रतीक बनकर इतिहास में गवाह बनेगा और सभी लोगों को एक एक घर पहुंचकर मिट्टी इकट्ठा करना चाहिए। कार्यक्रम में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के साथ ही कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।